everyone, I'm Ravneet and today we'll be doing ear. In ear we'll be doing middle ear, so this will be the last video in ear. The first topic is acute suppurative otitis media ASOM. सो नाम से पता चल रहा है acute से acute ही है, suppurative से पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की इन्फ्लेमेशन है और मिडल ईयर को इन्वॉल्व कर रहा है. इधर मिडल ईयर का मतलब है मिडल ईयर क्लेफ्ट. मिडल ईयर क्लेफ्ट में मिडल ईयर आता है, मिडल ईयर से जुड़ा हुआ यूस्टेशियन ट्यूब आती है और फिर उसका एटिक मतलब उसके साथ जो मेस्टोइड कनेक्ट है वो आता है. तो मेस्टोइड में फिर एंट्रम और इसका एटिक आएगा और एडिटस और मेस्टोइड के एयर सेल. इटियोलॉजी क्या है, जो भी ओटाइटिस मीडिया है सबके इटियोलॉजी में लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप ही आएगा. रूट्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, जो रूट्स ऑफ इन्फेक्शन है 3 होते हैं. तो पहला तो यूस्टेशियन ट्यूब से आ सकता है, दूसरा एक्सटर्नल ईयर से आ सकता है, तो ये दोनों डायरेक्ट कनेक्शन है मिडल ईयर में. तीसरा ब्लड बोन है जो कि अनकॉमन है वाया यूस्टेशियन ट्यूब. बच्चों में ज़्यादा होता है ये, मतलब कॉमन रूट, क्योंकि उनकी जो यूस्टेशियन ट्यूब है इट इज़ शॉर्टर, वाइडर एंड मोर हॉरिजॉन्टल. तो क्या आता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है या बोटल फीडिंग हो रही है यंग इन्फेंट में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो यूस्टेशियन ट्यूब से जो फ्लूइड है वो मिडल ईयर में जा सकता है. तो इसीलिए जब उसकी फीडिंग होती है तो हेड को एक हायर लेवल पे रखना चाहिए. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में क्या आता है कि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है. तो कौन से इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, URTI, फीवर, टॉन्सिलाइटिस, एडिनॉइड का इन्फेक्शन, राइनाइटिस, साइनसाइटिस, नेज़ल एलर्जी. तो ये सभी इन्फेक्शन जो भी हमें पता है नोज़ के, वो सब कुछ हम इसमें नोज़ के, पैरानेजल साइनस के सब कुछ इसमें आ जाएंगे. उसके अलावा देयर कैन बी ट्यूमर्स ऑफ नेज़ोफेरिंग्स या फिर पैकिंग ऑफ नोज़ या नेज़ोफेरिंग्स एपिस्टेक्सिस के लिए, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन आ सकता है. उसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट. तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा आता है हमारा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आता है. तो सबसे पहले हम इसके अब स्टेजेस देखते हैं पैथोलॉजी में. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है. तो क्यों ब्लॉक होती है, क्योंकि वहाँ उसका जो नेज़ोफेरिंग्स का एंड है यूस्टेशियन ट्यूब का, वहाँ पे एडीमा और हाइपरीमिया आ जाता है. तो वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो जाएगी तो एयर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. तो इसीलिए जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी रिट्रैक्शन हो जाएगी और थोड़ा सा फ्यूजन होगा, लेकिन क्लिनिकल इतना ज़्यादा फ्लूइड नहीं होता. तो इसको कहते हैं स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन. इसमें हमें क्या याद रखना है, यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो रही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो रही है. तो 2 मेन सिम्टम्स है, डेफनेस और ईयर एक. इस स्टेज पे अभी फीवर नहीं होता. साइंस में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड होगी, रिट्रैक्टेड है तो हमें हैंडल ऑफ मेलियस हॉरिजॉन्टल दिखेगा, लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस बहुत ही प्रोमिनेंट दिखेगी और लाइट रिफ्लेक्स नहीं दिखेगा. ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में कंडक्टिव डेफनेस दिखेगी. फिर आता है स्टेज ऑफ प्री सेपरेशन. इसमें क्या है कि अगर जो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब की ब्लॉकेज है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, वो टिम्पैनिक कैविटी को इन्वेड कर देगा. तो अब क्या होगा, अब जो भी मिडल ईयर की लाइनिंग है उसकी हाइपरीमिया होगी और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट भी आएंगे. अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंजेस्टेड दिखेगी. सिम्टम्स, अब ईयर एक और डेफनेस बढ़ जाएगा, लेकिन ईयर एक ज़्यादा होगा और इस स्टेज से फीवर भी शुरू हो जाता है. साइंस क्या है, पास्ट टेंसा की कंजेशन होगी, हमें ब्लड वेसल्स दिखेंगे और शुरू में सब पास्ट टेंस है, उसके बाद पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कंजेशन हो जाएगी. इसमें भी कंडक्टिव टाइप हियरिंग लॉस दिखेगा. फिर आता है स्टेज ऑफ सपरेशन. इसमें पस बन जाएगी, मिडल ईयर में तो पूरी, और मेस्टोइड ईयर सेल में थोड़ी थोड़ी पस बन जाएगी. अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इतना बल्ज हो जाती है कि वो कभी भी रप्चर हो सकती है. सिम्टम में ईयर एक और डेफनेस बढ़ जाएगी और फीवर भी बढ़ जाएगा. इट कैन बी अकम्पनीड बाय वॉमिटिंग या कन्वल्जन्स. साइन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड और बल्जिंग दिखेगी, तो कोई भी लैंडमार्क नहीं दिखेगा. एक येलो स्पॉट दिख सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जहाँ पे रप्चर हो सकता है. नेक्स्ट है हमारा स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन. इसमें क्या है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो जो पस है वो रिलीज़ हो जाएगी, तो सिम्टम्स कम हो जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी. तो अगर शुरू वाले स्टेजेस में ट्रीटमेंट मिल जाती तो बिना रप्चर के ही रिजॉल्व हो जाता है ये डिसीज़. सिम्टम्स क्या है, ईयर एक भी ठीक हो जाएगा, फीवर कम हो जाएगा, चाइल्ड विल फील बेटर. साइंस में क्या है कि
एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ब्लड टिंच डिस्चार्ज होगा जो कुछ टाइम बाद म्यूकोपुरुलेंट बन जाएगा और कुछ एक छोटी सी परफोरेशन भी दिख सकती है। और जो हाइपरीमिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो नॉर्मल कलर पर आना शुरू होगा और लैंडमार्क्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर आता है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर ऑर्गेनिज्म की वायरुलेंस ज़्यादा है या फिर पेशेंट की रेजिस्टेंस पुअर है तो पूरी तरह रिजोल्यूशन नहीं होगा और जो डिजीज़ है वो मिडल ईयर के बाहर भी जा सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस आएगी जैसे कि मेस्टेडाइटिस, एब्सेस, फेशियल पैरालिसिस, लिबिरिंथाइटिस, पीट्रोसाइटिस, ईडीए, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस या फिर एलएसटी। तो अभी तक हमने क्या किया कि एएसएम होता है क्या है, इसकी इटियोलॉजी में क्या आता है, 3 रूट ऑफ इन्फेक्शन, देन 6 प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, बैक्टीरियोलॉजी, देन इसके 5 स्टेजेस और उसमें सिम्टम्स और साइंस। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल थेरेपी। एंटीबैक्टीरियल थेरेपी में जो ड्रग इफेक्टिव है वो है एम्प्लिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन, और जो पेनिसिलिन से एलर्जिक है उनको कॉट्रिमैक्सोल या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो पहले एम्प्लिसिलिन या अमॉक्सिसिलिन, एलर्जिक है तो कॉट्रिमैक्सोल या एरिथ्रोमाइसिन। तो हमें इतना ही करना है और मिनिमम 10 डेज़ के लिए हमें एंटीबैक्टीरियल थेरेपी को कंटिन्यू करना। उसके बाद आता है डीकंजेस्टेड नेज़ल ड्रॉप। तो इससे क्या होगा, यूस्टेशियन ट्यूब का एडिमा रिलीव हो जाएगा, वेंटिलेशन बढ़ जाएगी। इसमें आता है एफेड्रीन की नेज़ल ड्रॉप्स और ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइलोमेटाजोलिन। जाइलोमेटाजोलिन इज ऑट्रिवन, सो यू कैन रिमेंबर एनीवन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑट्रिवन, ऑक्सीमेटाजोलिन और एफेड्रीन। तो ये था ड्रॉप्स। देन वी कैन गिव ओरल नेज़ल डीकंजेस्टेंट जिसमें आता है सूडोएफेड्रिन। इसको अकेले दे सकते हैं या फिर एक एंटीहिस्टामिनिक के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। देन एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल, देन ईयर टॉयलेट, देन ड्राई लोकल हीट और लास्ट में मायरिंगोटोमी। मायरिंगोटोमी में हम ईयर ड्रम की इंसिजन करते हैं ताकि पस को इवैक्यूएट कर सके। ये कब करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा पेन है और ड्रम बल्ज कर रहा है या फिर इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है या फिर 12 हफ्तों से ज़्यादा परसिस्टेंट डिफ्यूजन है। तो उसके बाद हम, ये था हमारा ASM, अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद हम आते हैं ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन पे। इसको बोलते हैं सीरस ओटाइटिस मीडिया या फिर सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया या म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया या ग्लू ईयर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नॉन प्यूरिलेंट इफ्यूजन आता है, इसलिए सीरस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और ये फ्यूजन कई बार मोस्टली थिक और विस्कस होता है और कई बार थिन और सीरस भी हो सकता है। और ये मोस्टली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आता है। पैथोजेनेसिस में हमें 2 मैकेनिज्म करने हैं। एक तो है माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब जिसकी वजह से मिडल ईयर की एरेशन ठीक से नहीं हो रही और ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड ठीक से नहीं हो रहा। दूसरा है इंक्रीज सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ मिडल ईयर म्यूकोसा। तो अगर मिडल ईयर में म्यूकस या सीरस सिक्रेटिंग सेल बढ़ जाएंगे तो सिक्रीशन बढ़ रही है, तो इसमें क्या सिक्रीशन बढ़ रही है और ड्रेनेज कम हो रही है। एटियोलॉजी में इन दोनों से रिलेटेड होगा कि यूस्टेशियन ट्यूब की माल फंक्शनिंग क्यों हो रही है। इट कैन बी ड्यू टू एडिनोइड हाइपरप्लाजिया, क्रॉनिक राइनाइटिस और साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फिर ट्यूमर्स और पैलेटल डिफेक्ट। तो सेम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। उसके बाद है एलर्जी, तो कोई भी सीजनल या पेरिनियल एलर्जी हो सकती है। फिर है अनरिजोल्व्ड ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद है वायरल इन्फेक्शंस। तो तो हमें 4 इसकी कॉजेज़ को याद रखना है। देन कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स, तो ASM में 3 मेन क्लिनिकल फीचर्स थे, ईयर एक, हियरिंग लॉस और फीवर। तो इसमें भी वही है, ईयर एक है, हियरिंग लॉस है, ईयर एक माइल्ड है और हिस्ट्री होगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की विद माइल्ड ईयर एक। हियरिंग लॉस में मतलब इंसीडियस इन ऑनसेट होता है और रेयरली 40 डेसिबल से ज़्यादा होता है। और तीसरा है कि हियरिंग लॉस की वजह से डेवलपमेंट ऑफ स्पीच डिलेड या डिफेक्टिव हो सकती है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। फिर है ओटोस्कोपिक फाइंडिंग, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डल और ओपेक दिखती है और देयर इज़ लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। तो ये येलो, ग्रे या ब्लूइश किसी भी तरह की दिख सकती है। और थिन लीश और ब्लड वेसल्स दिखते हैं मेलियस के हैंडल के आसपास और पेरिफेरी में। तो ASM में मार्क्ड कंजेशन होती है, इसमें सिर्फ हैंडल ऑफ मेलियस और पेरिफेरी पे थिन लीश और ब्लड वेसल दिखते हैं।
तो उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रिट्रैक्शन होती है और फ्लूइड लेवल और एयर बबल भी दिख सकते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। उसके बाद हियरिंग टेस्ट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस दिखता है, ट्यूनिंग फोक टेस्ट में और ऑडियोमेट्री में। और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में भी हमें क्या दिखता है कि फ्लैट कर्व होता है जो कि नेगेटिव साइड पे शिफ्ट होता है। और एक्सरे मेस्टॉइड में क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल दिखता है। फिर हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, तो सेम है, एंटीबायोटिक और डीकंजेस्टेंट सेम है। उसके अलावा एंटी एलर्जिक्स दे सकते हैं और मिडल ईयर एरेशन के लिए वोल्साल्वा मैन्यूवर। सर्जिकली मायरेंगोटोमी और ग्रोमेट इंसर्शन, तो ये सेम है ऊपर वाले की तरह। उसके अलावा टिम्पैनोटोमी या फिर कॉर्टिकल मेस्टेडेक्टमी या फिर जो भी कोजेटिव फैक्टर है उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये थी हमारी सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद है कि बायोफिल्म क्या होती है। बायोफिल्म है कि जो बैक्टीरिया है उसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या करता है कि कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल से पहले चिपक जाता है और फिर पॉलीसेकेराइड की लेयर को सिक्रीट करता है जो कि प्रोटेक्टिव होता है। ये लेयर से न्यूट्रिएंट तो अंदर आ सकते हैं और बैक्टीरियल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जा सकते हैं, लेकिन जो WBC है, एंटीबॉडीज़ है, एंटीबायोटिक्स है, ये अंदर नहीं आ सकती। तो इनमें से बैक्टीरियल कॉलोनीज डिटैच करके नई कॉलोनीज भी बना सकती है। तो इट इज़ द मेन कॉज ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंट एंड परसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद है सिक्वेले ऑफ CSOM विच इज़ क्रॉनिक सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया, जो अभी हमने पढ़ा। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी एट्रोफी हो सकती है और मिडल ईयर की एटेलेक्टेसिस हो सकती है। थोड़ा सा अंदर चलेंगे तो ओसिकल की नेक्रोसिस हो सकती है, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकती है और रिट्रैक्शन पॉकेट बन के कोलेस्टियोटोमा बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल ग्रेन्युलोमा। तो 5 चीज़ें हमें याद रखनी है। तो ये था हमारा 2 चीज़ें, ASOM और सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद हमें करना है ओटाइटिक बेरोट्रोमा। ये भी नॉन सुपरेटिव कंडीशन है और इसका मेन कॉज क्या है कि जब यूस्टेशियन ट्यूब मिडल ईयर का प्रेशर ना मेंटेन कर पाए। यूजुअल कॉज क्या होता है, एयर फ्लाइट में रैपिड डिसेंट और अंडर वाटर डाइविंग या फिर प्रेशर चैम्बर में कंप्रेशन। तो जब एकदम से प्रेशर चेंज होता है तो यूस्टेशियन ट्यूब मेंटेन नहीं कर पाती, इट कैन लीड टू ओटाइटिक बेरोट्रोमा। तो मैकेनिज्म में यही है कि सबसे पहले यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या होता है, एयर का ट्रांसफ़र फ्रॉम मिडल ईयर टू फारिंग्स अगर मिडल ईयर में प्रेशर ज़्यादा है, और रिवर्स सिचुएशन में क्या होगा, अगर नेज़ोफेरेंजियल एयर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर मिडल ईयर में नहीं जाएगी अनलेस हम खुद उसको ओपन करवाए ट्यूब को बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जैसे कि स्वेलिंग में, योनिंग में और वोल्साल्वा मैन्यूवर में। तो क्या होता है कि मिडल ईयर का अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर मिडल ईयर के प्रेशर से 90 मिलीमीटर मरकरी के क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा है तो यूस्टेशियन ट्यूब बंद हो जाएगी, वो लॉक हो जाएगी। और अगर यूस्टेशियन ट्यूब में इडीमा है तो थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज होगा तो वो उसी में लॉक हो जाएगी। तो यही है कि लॉकिंग के बारे में और कैसे ओटाइटिक बेरोट्रोमा होता है। और क्लिनिकल फीचर क्या, ईयर एक, हियरिंग लॉस और टिनेटस, ये 3 हमारी कॉमन प्रॉब्लम है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड और कंजेस्टेड होगी क्योंकि नेगेटिव प्रेशर अंदर बन रहा है और ये रप्चर भी हो सकती है। ट्रीटमेंट है टू स्टोर मिडल ईयर एरेशन, इसको हम कैथेटराइजेशन से करते हैं। माइल्ड केसेस में हम डीकंजेस्टेंट नेज़ल ड्रॉप या फिर ओरल नेज़ल डीकंजेस्टेंट दे देते हैं, और अगर फ्लूइड है तो हम मैरिंगोटोमी भी कर सकते हैं टू अनलॉक द ट्यूब। प्रिवेंशन में अवॉइड एयर ट्रेवल अगर URTI है या कोई एलर्जी है। जब डिसेंट हो रहा है तो स्वेलो रिपीटेडली, और मतलब सकिंग स्वीट्स और च्युइंगम इज़ यूज़फुल। और डिसेंट में सोना नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्वेलोस डिक्रीज़ हो जाती है स्लीप में। और है कि वोल्साल्वा से ऑटो इन्फ्लेशन भी कर सकते हैं और वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर नेज़ल स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कोलेस्टियोटोमा पे। तो कोलेस्टियोटोमा का मीनिंग है स्किन इन रॉन्ग प्लेस। तो इसमें हो क्या रहा है कि मिडल ईयर में स्क्वेमस केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम आ रहा है, उसको कोलेस्टियोटोमा बोल रहे हैं।
तो इसे मिडल ईयर की बात नहीं है, कहीं पे भी अगर स्किन गलत जगह पे आ रही है उसको कॉलेस्टियोटोमा बोल रहे हैं। अभी इधर हम मिडल ईयर के कॉलेस्टियोटोमा की बात कर रहे हैं। तो ये जो कॉलेस्टियोटोमा है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बीच में केराटिन मास होता है, उसके आसपास मैट्रिक्स होती है जिसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगा, उसके बाहर फाइब्रोस्ट्रोमा है। तो ये पार्ट्स होते हैं कॉलेस्टियोटोमा के। तो ओरिजिन क्या है कॉलेस्टियोटोमा का, तो 5 थ्योरीज हैं। सबसे पहली तो है कि मिडल ईयर में कंजेनिटल सेल रेस्ट पड़े हुए हैं। उसके बाद क्या है, सबसे पहली है रिट्रैक्शन पॉकेट की थ्योरी। रिट्रैक्शन पॉकेट ये क्या कहता है कि जो जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी इन्वेजिनेशन हो रही है किधर से, एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर में इन फॉर्म ऑफ अ पॉकेट। इसका बोलते हैं रिट्रैक्शन पॉकेट। तो इसकी वजह से जो एपिथेलियम है वो अंदर आ रहा है। तो इसको, इस थ्योरी को बोलते हैं विट मैक्स थ्योरी। तो हाउ कैन वी रिमेंबर इट, रिट विट, तो रिट से रिट्रैक्शन पॉकेट, विट से विट मैक थ्योरी। उसके बाद है बेसल सेल का हाइपरप्लासिया। तो जो बेसल सेल्स है वो हाइपरप्लासिया करके क्या हो रहा है कि जो बेसल सेल्स है स्किन के, वो कोई भी इन्फेक्शन के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर प्रोलिफरेट कर रहे हैं और वो केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम मिडल ईयर में डाल देंगे। तो इसको कहते हैं रूडीज थ्योरी। तो हाउ कैन वी रिमेंबर इट कि जो रूड लोग होते हैं वो बहुत ही हाइपर हो जाते हैं। तो रूडीज थ्योरी हाइपरप्लासिया। उसके बाद है ये हमारा एपिथेलियल इन्वेजन, कि अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट है तो जो ये एपिथेलियम है वो मिडल ईयर में चला जाएगा। तो इन्वेजन लुक्स लाइक कि किसी मैन, मतलब कोई भी मैन है जो इन्वेड करता है, तो हेबर मैन्स थ्योरी इसको बोलते हैं। तो हमारी फिफ्थ थ्योरी है मेटाप्लाजिया, जिसको सेट्स थ्योरी बोलते हैं। तो इट इज़ अ सैड थिंग टू चेंज। मेटाप्लाजिया क्या होता है, चेंज कर लेना। तो सेट्स थ्योरी, तो इसमें क्या है कि जो भी मिडल ईयर मिकोजा है वो मेटाप्लाजिया कर देती है ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू स्क्वेमस एपिथेलियम। तो कोलेस्टियोटोमा की हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी कंजेनिटल जो हमारी होती है, कंजेनिटल कैन बी हमारा जो एम्ब्रियोनिक सेल रेस्ट है वो अगर मिडिल ईयर में पहले से थे तो कंजेनिटल होगी। बाकी सारे कोजेस एक्वायर्ड में आते हैं। तो प्राइमरी एक्वायर्ड कैन बी ड्यू टू रिट्रैक्शन पॉकेट, मेटाप्लासिया, बेसल सेल हाइपरप्लासिया। तो इसकी वजह से प्राइमरी एक्वायर्ड हो सकता है। और सेकेंडरी एक्वायर्ड क्या होगा कि अगर रिपीटेड इन्फेक्शन है तो परफोरेशन के थ्रू मेटाप्लाजिया हो सकती है, और परफोरेशन के थ्रू एपिथेलियल माइग्रेशन हो सकती है। तो इट विल लीड टू सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टियोटोमा। फिर हम आते हैं CSM पे, विच इज़ क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्रॉनिक सीरस ओटाइटिस मीडिया। तो इसमें क्या हो रहा है, सुपरेशन हो रही है, मतलब कि पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म होंगी। तो इपिडेमोलॉजी में सेम लिखना है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। और टाइप में 2 तरह का होता है, ट्यूबर टिम्पैनिक और एटिको एंट्रल। ट्यूबर टिम्पैनिक को सेफ और बिनाइन बोलते हैं, एटिको एंट्रल को अनसेफ और डेंजरस बोलते हैं। ट्यूबर टिम्पैनिक यूस्टेशियन ट्यूब से ट्यूबो और मीजो टिम्पैनम से टिम्पैनिक, इन 2 एरियाज़ को, मतलब कि एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करता है। और एटिको एंट्रल पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूबर टिम्पैनिक के बारे में। तो ट्यूबर टिम्पैनिक की जो इटियोलॉजी है, इट कैन बी ड्यू टू एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, या फिर यूस्टेशियन ट्यूब से सेंडिंग इन्फेक्शन, या एलर्जी की वजह से पर्सिस्टेंट म्यूकोइडोटोरिया। तो 3 हमें याद रखनी है। पैथोलॉजी में क्या है कि सबसे पहले देयर इज़ परफोरेशन ऑफ पास टेंसा, तो सेंट्रल परफोरेशन होती है। फिर है मिडल ईयर मिकोजा, अगर डिसीज़ इनएक्टिव है तो नॉर्मल होगी, अगर डिसीज़ एक्टिव है तो इडिमेटस और वेलवेटी होगी। पॉलिप अगर इसमें है तो कैसा दिखेगा हमें, पेल होगा, अनसेफ ईयर में बहुत ही फ्लैशी होता है, ऑसिक्यूलर चेन इंटैक्ट होती है। उसके बाद हम आते हैं टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकती है और फाइब्रोसिस भी दिख सकती है। तो हमें 6 चीज़ें पैथोलॉजी में याद करनी है। बैक्टीरियोलॉजी में एरोबिक एनारोबिक दोनों होते हैं, सूडोमोनास प्रोटियस स्टैफ ओरियस, सब कुछ लिख सकते हैं हम। तो ये तो था अभी तक कि क्या क्या इसमें दिखता है। ऑल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो अगर परफोरेशन है नहीं,
हेयर ऑल्टरनेट क्लासिफिकेशन में क्या है कि या तो हम बोलते हैं कि म्यूकोजल डिसीज़ है या स्क्वेमोजल डिसीज़ है। म्यूकोजल डिसीज़ में अगर या एक्टिव हो सकती है, और अगर परमानेंट परफोरेशन बन गई तो इनएक्टिव है, और अगर एडेशंस है तो हील्ड है। स्क्वेमोजल जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें या तो एक्टिव होगी जिसमें कोलेस्टियोटोमा विद डिस्चार्ज मिलेगा, या फिर रिट्रैक्शन पॉकेट्स दिखेंगी। ओके, सो स्टार्टिंग विथ क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में 4 है। ईयर डिस्चार्ज जो कि नॉन ऑफेंसिव म्यूकोइड और म्यूकोपुरुलेंट होगा, इंटरमिटेंट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। हियरिंग लॉस कंडक्टिव टाइप का होगा। तो इसमें क्या आता है कि जो डिस्चार्ज है वो राउंड विंडो को शील्ड कर देता है। तो अगर डिस्चार्ज होता है तो पेशेंट को अच्छा सुनाई देता है, इसको बोलते हैं राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट। और परफोरेशन हमेशा सेंट्रल होती है। और मिडल ईयर म्यूकोसा कैसी होगी, पेल। इसमें मिडल ईयर म्यूकोसा तब दिखेगी अगर बहुत ही लार्ज परफोरेशन है, और अगर इन्फ्लेम्ड होगी तो रेड एडिमेटस और स्वोलन दिखेगी। असेसमेंट में हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे। ऑडियोग्राम में हमें हियरिंग लॉस मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस का पता चलेगा। फिर ईयर डिस्चार्ज की कल्चर और सेंसिटिविटी करेंगे, और मेस्टोइड का एक्सरे या सिटी स्कैन ऑफ टेम्पोरल बोन करेंगे। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले तो ओरल टॉयलेट करेंगे, सभी बिल्कुल क्लीन कर देंगे। फिर एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स देंगे जिसमें वी कैन रिमेंबर जेंटामाइसिन। उसके बाद हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। फिर प्रिकॉशन है कि पानी से दूर रहना है, मतलब कान में पानी नहीं जाना चाहिए। जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। सर्जिकली पॉलिप या ग्रेन्युलेशन को सर्जिकली रिमूव करेंगे, और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं क्योंकि ऑसिकल्स अगर डैमेज है तो ऑसिक्यूलर रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं तो मैरिंगोप्लास्टी भी सिर्फ कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एटिक्वेंट्रल टाइप में, जिसको अनसेफ या डेंजरस ईयर बोलते हैं। एटियोलॉजी सेम है। पैथोलॉजी में इसमें कोलेस्टियोटोमा बनता है और ग्रेनुलेशन टिश्यूज भी बनते हैं। उसके अलावा ऑसिकुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। तो क्या होता है कि कई बार ऑसिकल्स के बीच में जो कोलेस्टियोटोमा है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो हियरिंग लॉस इतना अपेरेंट नहीं होता, तो इनको बोलते हैं कोलेस्टियोटोमा हियरर। उसके अलावा इनमें भी ग्रेनुलोमा बन सकता है। बैक्टीरियोलॉजी सेम है, सिम्टम्स आर सेम। डिफरेंस क्या है कि इसमें ईयर डिस्चार्ज बहुत ही स्कैंटी होता है और फाउल स्मेलिंग होता है। हियरिंग लॉस इसमें कम होता है ड्यू टू कोलेस्टियोटोमा, और इसमें ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू ग्रेन्युलेशन या पॉलिप। साइन में परफोरेशन इनकी पेरिफेरल होती है। रिट्रैक्शन पॉकेट्स दिखती हैं जिसके कि 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अभी रिट्रैक्टेड है लेकिन ऑस्टिकल को टच नहीं कर रही। स्टेज 2 में इनकस को टच करेगी। स्टेज 3 में प्रोमोन्ट्री तक आ जाएगी, इसको बोलते हैं मिडल ईयर रेटिलेक्टेसिस। और स्टेज 4 में ये प्रोमोन्ट्री पर चिपक जाएगी, बिल्कुल रैप कर देगी, इसको बोलते हैं एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया। उसके अलावा कोलेस्टियोटोमा दिखेगा। असेसमेंट में हम सेम चीज़ें करते हैं। और कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमें कब पता चलेगा, अगर सिम्टम्स है जैसे कि पेन, वर्टाइगो, हेडेक, फेशियल वीकनेस, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, एटेक्सिया या एब्सेस। तो कॉम्प्लिकेशंस हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ट्रीटमेंट में सर्जिकल होती हैं। सर्जिकल में 2 तरह के प्रोसीजर हैं, कैनाल वॉल डाउन और कैनाल वॉल अप प्रोसीजर। उसके अलावा रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हो सकती है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा CSOM के बारे में। CSOM के बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो कॉम्प्लिकेशंस में कौन से फैक्टर्स, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन से हैं। एज है, तो एज में क्या है, या तो फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ में या फिर एल्डरली में, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस कम होती है। पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में, या फिर ऑर्गेनिज्म की वायरलेंस ज़्यादा है, या होस्ट इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, या फिर कुछ प्रीफॉर्म्ड पाथवेज है जैसे कि फेशियल कैनाल की डेसेंस, ईयर सर्जरी, फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन, या कोलेस्टियोटोमा है। पाथवेज, डायरेक्ट बोन इरोजन, तो ये डीकैल्सिफिकेशन से ऑर्गेनिज्म आ सकता है। और वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वेन्स के थ्रू आ सकता है। देन प्रीफॉर्म्ड पाथवे जैसे कि हमने अभी देखा। क्लासिफिकेशन में 2 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, इंट्राटेम्पोरल और इंट्राक्रेनियल। इंट्राटेम्पोरल हम याद रखते हैं MP फेल से, तो M से मेस्टरडाइटिस, P से पेट्रोसाइटिस, F से फेशियल पैरालिसिस और L से लेबिरिंथाइटिस।
इंट्राक्रेनियल में 3 एब्सेस है, एक्स्ट्राड्यूरल, सबड्यूरल और ब्रेन एब्सेस। उसके अलावा मेनिंजाइटिस है, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस। तो विल बी स्टार्टिंग विद एक्यूट मेस्टेडाइटिस। तो नाम से पता चल रहा है कि जो मेस्टोइड है, मेस्टोइड में जो एंट्रम है और एयर सेल्स है, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, इसको बोलते हैं एक्यूट मेस्टेडाइटिस। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी क्या है कि एएसओएम के साथ भी होती है, उसके बाद भी हो सकती है। सीएसओएम की कॉम्प्लिकेशन है तो उसके बाद भी हो सकती है। बाकी हमें वही लिखना है कि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑर्गेनिज्म की वायरुलेंस हाई होना या फिर पेशेंट की रेजिस्टेंस कम होना। उसके बाद है पैथोलॉजी। तो मेनली 2 चीज़ें होती है इसमें। पहला तो क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ पस अंडर टेंशन, तो और दूसरा है कि हाइपरेमिक डीकैल्सिफिकेशन और ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन ऑफ बोनी वोल्स। तो क्या हो रहा है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो मिडल ईयर से एयर सेल की लाइनिंग पे जा रही है, म्यूको पेरियोस्टियल लाइनिंग पे जा रही है। तो जो क्योंकि अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो पस प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। और जो इसकी ड्रेनेज है वो सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एक छोटी सी परफोरेशन के थ्रू हो रही है या फिर यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू हो रही है। तो अब प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन ड्रेनेज कम है। इसकी वजह से जो मेस्टोइड है उसका जो एंट्रम है और जो एटिक है, इनकी म्यूकोजा बहुत ही स्वेल हो जाएगी और ड्रेनेज सिस्टम और कम हो जाएगा। तो these all will lead to accumulation of pus under tension। तो accumulation of pus under tension में हमें ये 3 चीज़ें याद करनी है। उसके बाद है कि क्योंकि म्यूकोजा में हाइपरीमिया और एंगोर्जमेंट हो रही है, इसकी वजह से जो मेस्टोइड एयर सेल की बोनी वॉल्स है वहाँ पे कैल्शियम का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो इट इज़ नोन एज हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन। तो हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन प्लस जो हमारा पस की प्रोडक्शन हो रही है, ये कंबाइन करके क्या करते हैं, मेस्टोइड एयर सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये सारे एयर सेल की वॉल डिस्ट्रॉय होके एक सिंगल इरेगुलर कैविटी बना देगी फिल्ड विद पस। इसको कहते हैं एम्पाइमा ऑफ मेस्टोइड। और ये जो पस है ये मेस्टोइड की कॉर्टेक्स से निकल के सब पेरियोस्टियल एब्सेस बना सकती है, जो कि एक फिस्टुला भी बना सकता है। तो हमें पैथोलॉजी में 2 चीज़ें याद रखनी है, प्रोडक्शन ऑफ पस अंडर टेंशन, जिसमें हमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि 3 ड्रेनेज कम हो रही है, दूसरा हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन लीडिंग टू ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन ऑफ बोनी वॉल्स, और लास्ट में एम्पाइमा ऑफ मेस्टोइड। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स एएसओएम की तरह ही होते हैं। तो क्या क्या था कि पेन होगा, डिस्चार्ज होगा और फीवर होगा। तो पेन किधर होगा, बिहाइंड द ईयर। और एंटीबायोटिक देने पे या जब परफोरेशन हो जाएगी तो पेन कम हो जाएगा। और नहीं, अगर ऐसा कम हो रहा है तो मतलब एएसएम में हो रहा है, लेकिन तो फीवर में क्या है कि या तो परसिस्टेंट है या रिकर हो रहा है। और ईयर डिस्चार्ज में प्यूरिलेंट है और प्रोफ्यूज डिस्चार्ज है। साइन में मेस्टोइड टेंडरनेस है। फिर ईयर डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज, पल्सेटाइल डिस्चार्ज होता है जिसको लाइट हाउस इफेक्ट बोलते हैं। फिर जो पोस्टीरो सुपीरियर मिएटल वॉल है उसकी सैगिंग होती है, परफोरेशन दिखती है हमें पास टेंसा में, और स्वेलिंग ओवर मेस्टोइड दिखता है। तो मेस्टोइड टेंडरनेस और मेस्टोइड स्वेलिंग दिखता है। उसके अलावा कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होगा। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड काउंट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन वाले ही सारे हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन लिखना है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस दिखेगा, ईएसआर बढ़ा हुआ होगा, एक्सरे करेंगे क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल दिखेगा, और ईयर स्वैब लेंगे फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो हमें इतना याद करना है अक्यूट मेस्टेडाइटिस में। अक्यूट मेस्टेडाइटिस की ट्रीटमेंट क्या है, हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को पहले, फिर एंटीबायोटिक्स देंगे, और अगर कल्चर वगैरह नहीं हुआ तो एमोक्सिसिलिन एम्प्लिसिलिन से स्टार्ट करेंगे। और मायरिंगोटोमी करेंगे टू इवैक्यूएट द पस, और लास्ट में अगर
एब्सेस हो रही है, सैगिंग वगैरह हो रही है और बाकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है तो हम कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट मास्टोइडाइटिस इज सेम एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM। अभी मास्टोइड इन्फेक्शन के साथ कुछ एब्सेस बन जाती हैं। उनमें से जो एक एब्सेस के बारे में हमें पढ़ना है दैट इज़ बिजोल्ड एब्सेस। बिजोल्ड एब्सेस कब होती है? जब मास्टोइडाइटिस के बाद जो पस है वो जो मास्टोइड की टिप है उसकी मीडियल साइड से बाहर निकल जाए और अपर पार्ट ऑफ नेक में वो एज अ स्वेलिंग दिखाई दे। तो ये जो एब्सेस है ये विद रिलेशन टू हम SCM और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक बोलते हैं। तो ये या तो SCM के नीचे हो सकती है या पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक पे हो सकती है या फिर पोस्टीरियर ट्रायंगल पे अपर पार्ट में हो सकती है या कैरोटिड वेसल से नीचे आ सकती है। तो कोई भी 2-3 हमें याद रखनी है। क्लिनिकल फीचर्स में वही है पेन, फीवर, टेंडर स्वेलिंग इन नेक और टॉर्टिकोलिस और हिस्ट्री होगा प्यूरिलेंट टोटोरिया का। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? मास्टोइडेक्टमी, कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी और इस एब्सेस की ड्रेनेज और IV एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट अक्यूट मास्टोइडाइटिस। अक्यूट मास्टोइडाइटिस के बाद हमें करना है पीट्रोसाइटिस। तो पीट्रोसाइटिस में क्या आ रहा है कि जो इन्फेक्शन है वो मिडल ईयर से टेम्पोरल बोन के पीट्रस पार्ट पे जा रहा है। तो पैथोलॉजी क्या है कि सब पहले तो हमें देखना है कि पीट्रस पार्ट 3 तरह की होती है। न्यूमेटाइज्ड पार्ट होता है जिसमें एयर सेल होते हैं, डिप्लॉइक होता है और स्क्लेरोटिक होता है। तो 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या हमें करना है कि 2 सेल ट्रैक्ट होते हैं कनेक्टिंग पीट्रस पार्ट और मिडल ईयर। एक होता है पोस्टीरो सुपीरियर और एक होता है एंटीरो इन्फीरियर। पोस्टीरो सुपीरियर मास्टोइड से शुरू होके पीट्रस एपेक्स पे जाता है। एंटीरो इन्फीरियर हाइपोटिम्पैनम से शुरू होके पीट्रस एपेक्स पे जाता है। तो इन 2 ट्रैक्ट के थ्रू इन्फेक्शन भी पास होता है। क्लिनिकल फीचर में जो प्रेजेंटेशन होती है पीट्रोसाइटिस की उसको बोलते हैं ग्रेडेनिगो सिंड्रोम। इसमें ट्रायड होता है किस चीज़ का? सबसे पहले एक्सटर्नल रेक्टस पाल्सी विच इज़ लेटरल रेक्टस पाल्सी, क्योंकि 6th नर्व की पाल्सी हो रही है। देन क्योंकि 5th नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो रेट्रोऑर्बिटल पेन होगा। देन परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज। तो उसमें हमें याद रखना है पेन, रेट्रोऑर्बिटल पेन, देन पाल्सी लेटरल रेक्टस की और परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज। तो परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज विद और विदाउट अगर पेन है और लेकिन मतलब क्या है कि अगर ईयर डिस्चार्ज है और क्या पहले से सर्जरी हुई पड़ी है और तो वो पॉइंट करता है पीट्रोसाइटिस को, चाहे डीप सीटेड पेन हो या ना हो। इसके साथ साथ फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग और नेक रिजिडिटी हो सकती है। एसोसिएटेड फेशियल पैरालिसिस और रिकरेंट वर्टाइगो भी हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए हम CT स्कैन और MRI करते हैं। CT स्कैन में हमें पीट्रस, एपेक्स और एयर सेल्स के बारे में पता चलेगा। MRI में हम फ्लूइड और पस को डिप्लॉइक मैरो कंटेनिंग एपेक्स से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में मास्टोइडेक्टमी करते हैं। इट कैन बी कॉर्टिकल, रेडिकल या मॉडिफाइड रेडिकल। तो अगर ऑलरेडी नहीं हुई तो हम अब करते हैं मास्टोइडेक्टमी और जो भी फिस्टुला बना है उसको ढूंढ के उसका कुरेटाज करते हैं और उसके बाद क्या है जो भी ट्रैक्ट है हम ट्रैक्ट को देख के फिर सर्जरी डिसाइड करते हैं। IV थेरेपी साथ में करते हैं और मोस्ट जो केसेस है वो एंटीबैक्टीरियल थेरेपी से क्योर हो जाते हैं। तो हाई डोज में नहीं देनी और 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू करनी है डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स के बाद भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जिसको सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं या LST। इसमें क्या है, जो लेटरल वीनस साइनस है उसकी इनर वॉल की इन्फ्लेमेशन हो रही है और उस साइनस के अंदर एक थ्रोम्बस बन रही है। इटियोलॉजी वही है कि कॉम्प्लिकेशन है ये एक। पैथोलॉजी में इसके हमें स्टेजेस करने हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो साइनस है इसकी आउटर ड्यूरल वॉल की रिलेशन में एक एब्सेस बनती है।
तो अब हमें सिर्फ इतना ये याद रखना है कि पहले स्टेज में जो साइनस की आउटर ड्यूरल वॉल है वहाँ पे एब्सेस बन रही है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेरी साइनस एब्सेस, मतलब साइनस के आसपास। अब क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेशन है वो इनर वॉल तक आ जाएगी और इनर वॉल पे आके वहाँ पे फाइब्रिन, प्लेटलेट और ब्लड सेल की डिपोजिशन होगी, तो एक थ्रोम्बस बन जाएगा साइनस के अंदर। तो इसके क्या बोलते हैं एंडोफ्लेबाइटिस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अंदर आ रही है, और म्यूरल थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्योंकि अंदर थ्रोम्बस बन रही है। अब जो ये म्यूरल थ्रोम्बस बनी, ये एनलार्ज करके पूरे साइनस के ल्यूमन को ऑक्लूड कर देगी। इसको बोलते हैं ऑब्लिटरेशन ऑफ साइनस ल्यूमन। और जो ऑर्गेनिज्म है ये इन्वेड करके इंट्रासाइनस एब्सेस बना देंगे। जब ये एब्सेस बनेगी तो जो इन्फेक्टेड एम्बुलाई है वो ब्लड स्ट्रीम में जाके सेप्टिसीमिया करेगी। इस स्टेज में फीवर आता है। अब क्या होगा कि जो थ्रोम्बस का जो सेंट्रल पार्ट है वो एब्सेस की वजह से तो टूट गया, लेकिन जो थ्रोम्बोटिक प्रोसेस है वो प्रॉक्सिमली और डिस्टली कंटिन्यू करती है। प्रॉक्सिमली ये बाकी साइनस में जाते हैं, जैसे सुपीरियर सजाइटल साइनस है कैवर्नस साइनस में, और डिस्टली ये जुगुलर बल्ब और जुगुलर वेन में जाती है। तो चार स्टेज थे। सबसे पहले पेरी साइनस ट्यूरल एब्सेस बन रही थी, दूसरे स्टेज में एंडोफ्लेबाइटिस और म्यूरल थ्रोम्बस फॉर्मेशन, तीसरे स्टेज में एब्लिटरेशन ऑफ साइनस ल्यूमन और इंट्रासाइनस एब्सेस, और फोर्थ में एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बस। बैक्टीरियोलॉजी में हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस या स्टाफ। क्लिनिकल फीचर में जब थर्ड स्टेज में सेप्टिसीमिया हो रहा था तो फीवर आता है। इसको बोलते हैं हेक्टिक पिकेट फेंस टाइप ऑफ फीवर विद राइगर्स। तो जो फीवर है इरेगुलर होता है, एक दिन में 1-2 पीक्स आती है, और चेस्ट राइगर भी होता है। ये मलेरिया को रिजेंबल करता है, लेकिन ये रेगुलर नहीं होता। अगर एंटीबायोटिक पेशेंट को दी गई है तो ये फीवर नहीं आता। फिर हेडेक होता है, उसके बाद है प्रोग्रेसिव अनीमिया और इमेसिएशन होती रहती है, और ग्रिजिंगर साइज। ये क्या होता है कि जो मेस्ट्योर का पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे इडीमा दिखता है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस ऑफ मेस्ट्योर्ड इमिचरी वेन। इसको क्या बोलते हैं कि ग्रिजिंगर साइज। उसके अलावा पेपिलिडीमा हो सकता है। देन टोबर एयर टेस्ट क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जब नॉर्मली क्या होता है, जब हम जुगुलर वेन की मैनुअल कंप्रेशन करते हैं तो CSF प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि हम मैनोमीटर से देखते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि वेन की थ्रोम्बोसिस हो रही है तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इसको बोलते हैं टॉबी एयर टेस्ट। फिर है क्रॉबैक टेस्ट। इसमें भी हम प्रेशर लगाते हैं जुगुलर वेन पे, लेकिन रेटाइनल वेसल की एंगॉजमेंट देखते हैं बाय ऑफ्थेल्मोस्कोपी, तो इसमें ये नहीं दिखेगी। फिर है टेंडरनेस अलोंग जुगुलर वेन। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड स्मीयर करेंगे टू रूल आउट मलेरिया, ब्लड कल्चर करेंगे, CSF एग्जामिनेशन करेंगे, सिर्फ प्रेशर बढ़ा होगा, ये करते हैं टू एक्सक्लूड मेनिंजाइटिस, एक्सरे ऑफ मेस्टॉइड करेंगे और इमेजिंग साइन करेंगे, तो CCT पे हमें डेल्टा साइन दिखेगा। उसके बाद कल्चर और सेंसिटिविटी करेंगे। कॉम्प्लिकेशन आर सेम एज जो हमने बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन देखी। ट्रीटमेंट में IV एंटी बैक्टीरियल थेरेपी करेंगे, और फिर है मेस्टोडेक्टमी करके एक्सपोजर ऑफ साइनस करेंगे। वी कैन ऑल्सो डू लाइगेशन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन, और एंटी कोएगुलेंट थेरेपी भी करते हैं, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि अनीमिया हो रहा था। So this was all about LST. The last topic is otitic hydrocephalus. इसमें क्या होता है कि CSF फाइंडिंग नॉर्मल है, लेकिन इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है। तो मैकेनिज्म क्या है कि जो LST हो रहा था, LST की वजह से वीनस रिटर्न में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। तो अगर थ्रोम्बोसिस जैसे प्रॉक्सिमली जाके सुपीरियर सजाइटल साइनस में चली गई तो एरेक्नोइड विलाई CSF को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाता है। सिम्टम्स में सीवियर हेडेक होगा और नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। 6 क्रेनियल नर्व पैरालिसिस की वजह से डिप्लोपिया होगा। पेपिलिडीमा की वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन होगा। साइंस में पेपिलिडीमा है, निस्टैग्मस है। लंबो पंचर करेंगे तो CSF प्रेशर 300 mm ऑफ वाटर से ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट में हमें CSF प्रेशर रिड्यूस करना है तो एसिटाजोलामाइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं और रिपीटेड लंबो पंचर करते हैं। मिडल ईयर इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक थेरेपी से ट्रीट करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट ईयर।
in middle ear infections.